Hey everyone, so today we are going to start poetic devices of road not taken। जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने व्हाट इज़ रोड नॉट टेकन उसकी पूरी पोएम डिटेल में एक्सप्लेन की है, अलग अलग वीडियोस में की है। और आज से हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ेंगे क्योंकि लिटरेरी डिवाइसेस भी वो टर्म है जो कि यूजुअली आ जाती है एग्ज़ाम्स में। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या है इसमें। सबसे पहले तो आप पोएम देख लीजिए, यहाँ पे पूरी फुल पोएम वापस से मैंने मेंशन की है। इसके टोटल 4 स्टेंजाज हैं और चारों ही स्टेंजा को मैंने डिटेल में अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ से स्टार्ट होता है लिटरेरी एनालिसिस ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस इन रोड नोट टेकन। The analysis of literary devices explains the hidden meanings of literary text or a poem। मतलब एक hidden meaning होता है किसी भी poem का, उस hidden meaning को define करता है literary device। ओके, सो ये लिटरेरी डिवाइस ही पढ़ने वाले हैं इसमें। द पोएम यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस इज इंटेंडेड टू ब्रिंग रिचनेस एंड क्लैरिटी टू द टेक्स्ट विद डिफरेंट मीनिंग्स। तो उसमें एक रिचनेस आती है, जिस तरह का लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ उससे पता चलता है कि पोएम किस लेवल की है, कितनी क्लैरिटी है। द रोड नोट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ऑल्सो फिल्ड विद इंपॉर्टेंट अंडरटोन्स विद द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस। अब कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो है मेटाफर। अब देखिए हर स्लाइड पर आपको साइड में पोएम भी देखने मिल जाएगी, जिससे कि आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में कि कहाँ पे कौन सी लाइन में यूज़ हुआ है लिटरेरी डिवाइस। जैसे मेटाफर, देर आर मैनी मेटाफर्स इन द पोएम लाइक द रोड, फॉर्क इन द रोड एंड येलो वुड्स। तो मेटाफर मतलब जब हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रेफ़र करके बताते हैं, जैसे कि रोड को डिफ़ाइन करा है कि लाइफ में भी दो पाथ होते हैं और इस तरह से कैसे हमें दो में से एक चुनना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे मेटाफर हैं। द रोड इन द पोएम इज़ अ मेटाफर फॉर लाइफ। जैसा कि मैंने कहा, रोड जो है वो लाइफ को डिफ़ाइन करता है। वाइल द फोर्क ऑन द रोड metaphorically represents the choices we make to determine the course of our lives। हमारी लाइफ के डिफरेंट कोर्स को, ये हमारी चॉइसेस को डिफाइन करता है फोर्क। ओके, सिमिलरली येलो वुड्स, ये जो येलो वुड्स हैं ये किसे डिफाइन करेगा? तो येलो वुड्स आर द मेटाफर ऑफ मेकिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द हार्ड टाइम्स ऑफ द पर्सनस लाइफ। ऐसे मुश्किल समय में जब हम हार्ड टाइम में मतलब हम डिसीजन जो भी लेते हैं ना, उसको डिफाइन करा है येलो वुड से। These metaphors used in the poem emphasizes the importance of the different decisions we make in different situations and their impacts on our lives। तो हमारी लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है इसके बारे में बताया। एक है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? देखो, इमेजिनरी नहीं लिखा हुआ है, इमेजरी लिखा हुआ है। बच्चे इसमें भी इसके मीनिंग मतलब ये जो वर्ड लिखा है ना, इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आप ध्यान से इसकी स्पेलिंग पढ़ लीजिए। इमेजरी लिखा हुआ है, वो इमेजरी इज़ यूज्ड टू मेक द रीडर्स फील थिंग्स थ्रू देयर 5 सेंसेस। तो इमेजरी वो होता है जिसमें ना इंसान जो होता है ना वो पांचों अपने सेंसेस से, सबको पता है 5 सेंसेस कौन से होते हैं, उन 5 सेंसेस से ना पोएम को फील करता है, उसको इमेजरी बोलेंगे। द पोएट हैज़ यूज्ड इमेजेस ऑफ द सेंस ऑफ साइड्स। मतलब साइड तो आपको देखो, साइड मतलब दृश्य दिखाने की कोशिश की। रोड, दो रोड दिखाए, मतलब 2 रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, तो इमेज क्रिएट हुई माइंड में। सच एज लीव्स, येलो वुड्स। दीज इमेजेस हेल्प रीडर्स एक्चुअली टू परसीव थिंग्स दे आर रीडिंग। वो चीज़ को परसीव करना, खुद में आत्मसात करके समझने की कोशिश करना, ये चीज़ होती है उससे, इमेजरी से। द इमेज ऑफ द रोड हेल्प्स रीडर्स टू विजुअलाइज द रोड, प्रोवाइडिंग अ नेविगेशन रूट टू द ट्रेवलर। तो इससे भी हम जो रोड है ना उससे भी डिफाइन करा है कि किस तरह से पोएट ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जिस ट्रैवलर के लिए 2 रोड हैं और उसको उस पर उनमें से किसी एक पे चलना है। एक नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है विच इज़ सिमिली। अ सिमिली इज़ अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड टू कंपेयर थिंग्स with a familiar things to let the readers know it easily। मतलब उसको ना easily अंडरस्टैंड करने के लिए सिमिली यूज़ होती है। और ये स्माइल वर्ड नहीं है, ये सिमिली है। आप नोटिस करें यहाँ पर स्माइल जो वर्ड होता है ना, उसमें यहाँ पर एस के बाद आई नहीं आता और ये सिमिली लिखा हुआ है, तो इसकी भी स्पेलिंग पे ध्यान देना। तो सिमिली क्या होती है देख लेते हैं। देयर इज़ वन सिमिली यूज्ड इन द सेकंड स्टेंजा। इस वाले में स्टेंजा में यूज़ हुआ है और वो क्या है? एज जस्ट एज फेयर।
ये लिखा, एज जस्ट एज फेयर इट शोज दैट हाउ द पोएट हैज़ लिंक्ड द रोड लेस टेकन टू ईजी वे थ्रू लाइफ। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं, जहाँ पे भी याद रखिएगा, जहाँ पे भी एज डैश 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 करके एज आ जाए, या फिर जहाँ पे लाइक वर्ड आ जाए और फिर कोई चीज़ बता के रखी हो कि लाइक दिस लाइक दैट, वहाँ पे हमेशा सिमिली होता है। ये दो रीज़न है जहाँ पे आपको सिमिली देखने मिलेगा, मतलब दो तरह से दिख सकता है। तो यहाँ पे एज एंड एज से बताया, तो एज जस्ट एज फेयर, तो यहाँ इसमें भी एक सिमिली छुपा हुआ है। ये है सिमिली डिफाइन करने का एक मतलब फाइंड आउट करने का तरीका। अब एक नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ असोनेंस। व्हाट इज़ असोनेंस? असोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ द वॉवल साउंड्स सच एज द साउंड ऑफ ए and O in the quick succession of though as far as that the passing and the somewhere ages and ages hence। तो आपको ना एक लाइन इसमें आई थी यहाँ पर, मतलब कुछ ऐसी लाइन्स हैं जिसमें ना इस तरह से दो एज फार एज का यूसेज हुआ है। इसके अलावा ना यहाँ पर ये वाली लाइन भी समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, तो एजेस का ए, एजेस का अगेन ए, और एज फार एज दैट पासिंग। तो कुल मिला के जहाँ पे भी रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड आ जाएगा वहाँ पे होता है एसोनेंस। अब आप पोएम में ढूंढ के दिखाइएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि इस पूरी पोएम के हर स्टेंजा में कहाँ कहाँ पे एसोनेंस यूज़ हुआ है। ओके, नेक्स्ट कंसोनेंस क्या होता है? तो जस्ट अपोजिट ऑफ एसोनेंस, तो एसोनेंस जो होता है वो वोवेल साउंड का रिपीटेशन होता है ना। सिमिलरली जो कॉन्सोनेंस होता है वो आप समझ गए होंगे, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। कॉन्सोनेंट इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स such as D in the two roads diverging in the yellow wood। तो D D आया इसमें, डाइवर्स का D, येलो वुड में D, ठीक है। एंड T साउंड इन द दो एज फार एज द पासिंग देयर, तो इसमें द कितनी बार T का साउंड आया, T दो में T, द में T, देयर में T अगेन। तो ये है कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटेशन, दैट्स वाई इसमें कॉन्सोनेंट लिटरेरी डिवाइस भी यूज़ हुआ है। अब आते हैं पर्सोनिफिकेशन पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Robert Frost has personified the road in the third line of the second stanza. Here is stated because it was grassy and wanted wear। So ये इन्होंने सेकंड स्टेंजा की ये थर्ड लाइन बता के रखी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर एज इफ द रोड इज़ ह्यूमन एंड दैट इट वॉन्ट्स टू वियर एंड टीयर। देखो पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज़ होता है, जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी ऐसा नॉन लिविंग थिंग है, समटाइम्स वी कॉल पिलो को भी हम एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, या ऐसी कोई सी भी चीज़ जो कि नॉन लिविंग है ना उसको लिविंग कैरेक्टरिस्टिक अगर देंगे तो वो हमेशा पर्सोनिफिकेशन होता है। अब जो रोड है वो कोई ह्यूमन तो है नहीं, पर उसको फिर भी यहाँ पे क्या बताएं, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, मतलब ग्रासी तो है ही, वॉन्टेड वियर मतलब ऐसी जिस पर कोई बहुत कम लोग चले हों, तो ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि द रोड वॉन्ट्स टू टीयर वियर एंड टीयर। तो दैट्स वाई ये है पर्सोनिफिकेशन। आई होप कि आपको आया होगा समझ में कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो लिटरेरी डिवाइस है वो इस पोएम में यूज़ हुए हैं। इसको लिटरेरी डिवाइस की जगह हम पोएटिक डिवाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि पोएटिक डिवाइस जो होते हैं, पोएटिक डिवाइसेस वो ना पोएम के होते हैं, और जो लिटरेरी डिवाइस होते हैं वो बेसिकली लिटरेचर का कोई सा भी मतलब फॉर्म हो उसमें हम यूज़ करते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इसका एक और पार्ट होगा, प्लीज़ वॉच दैट ऑल्सो एंड लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल ऑफ यू।